द 100 रेसेस 1। तो क्या आपको पता है कि इस स्टोरी के राइटर ईबो रिश्टर ने इस चैप्टर का नाम 100 रेसेस क्यों रखा, और इस चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर है यानी कि वांडा, उसका 100 रेसेस के साथ क्या रिलेशन है, और इतना बड़ा क्या कांड हुआ जिसकी वजह से ये द 100 रेसेस हमारे एनसीईआरटी बुक में ऐड हुआ है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और फुल समरी चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो आगे देखिए, और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड में तो आप जरूर बोलेंगे कि वाओ, ऐसा चैप्टर हमारे एनसीईआरटी बुक में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। भला आप किसी इंसान को कैसे जज करते हैं? उसके पैसों से, उसकी रिचनेस से, या उसकी औकात से, या फिर इन सब चीज़ों से हटकर कुछ ऐसा चीज़ है जो इन सब से ज़्यादा प्रीसियस है, इन सब से ज़्यादा वैल्यू वाला है, जिसके कारण आप एक आदमी को जज करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। 1608 में अमेरिका में फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स आए थे, पर कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद, यानी कि अर्ली 20th सेंचुरी में मिलियंस ऑफ पॉलिश पीपल पोल्स माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट पहुंच गए। उस वक्त कोई भी पॉलिश स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब कोई भी पॉलिश स्टेट नहीं था। जो भी पॉलिश आते थे उन्हें उनके कंट्री के ऑरिजिन ऑफ द कंट्री से उन्हें क्लासिफाई किया जाता था कि वे जर्मन पॉलिश हैं, रशियन पॉलिश हैं, इस तरह से। और जाति के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। शिकागो को दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉलिश सिटी माना जाता है, किसके बाद? वार्सो, जो कि पोलैंड में है। पॉलिश अमेरिकन्स को यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता था, उसी तरह जैसे कि इरिश, इटालियंस और ज्यूज यूनाइटेड स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन सहते थे, उसी तरह पॉलिश अमेरिकन्स को भी डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता था। अकॉर्डिंग टू सेंसस, यूनाइटेड स्टेट में जो 2000 में सेंसस आया था, 6,67,414, मतलब 6,67,414 अमेरिकन्स जो कि 5 साल से बड़े थे, 5 साल और उससे बड़े थे, उन्हें पॉलिश बताया गया था, क्योंकि वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, जिसमें से 1.4% पीपल थे जो इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज बोल सकते थे। और अगर ऐसे टोटल यूएस की बात करें तो 0.2% थे वे लोग। अब वक्त आ गया है कि मेन कहानी के अंदर घुसा जाए, मतलब मेन टॉपिक से शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मंडे था और वांडा पेट्रोन्स्की अपने सीट पे नहीं थी। इवन की पेगी और मेडलिन, जो वांडा की अच्छी दोस्त थी और काफ़ी मज़े करते थे साथ में, उन्होंने भी ये नोटिस नहीं किया था। वांडा जो थी लास्ट सीट के नेक्स्ट में बैठती थी, मतलब लास्ट के नेक्स्ट में एकदम कॉर्नर साइड में बैठती थी, और जहाँ पे वो बैठती थी वो रूम नंबर 13 में बैठती थी। और जहाँ पे वो बैठती थी वहाँ पे एक्चुअली रफ बॉयज़ यानी कि बदमाश बच्चों, लड़कों को बैठाया जाता था ताकि उन लड़कों का अच्छा मार्क्स आ सके। यहाँ पे बेसिकली ऑथर कह रहे हैं जो बदमाश बच्चे होते हैं उन्हें लास्ट बेंच में बैठाया गया था ताकि वो बदमाशी करें तो टीचर्स डिस्टर्ब ना हो। उसी तरह से वांडा भी वहीं बैठी रहती है, और इवन की जहाँ पे वांडा बैठती है वहाँ पे काफ़ी हंसी मजाक होते रहता है। अगर कोई फ़नी बातें करता है तो वहाँ पे सबसे पहले साउंड जाता है, मतलब वो एक एरिया था जहाँ पे सबसे पहले साउंड पहुँचता है। और जहाँ पे वांडा बैठती थी एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे फ्लोर में बहुत सारे डर्ट होते थे, गंदगी होती थी। वांडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो बहुत रफ थी और नॉइजी थी, बल्कि वांडा इन सब से बिल्कुल अपोजिट थी। वो बहुत ही शांत बच्ची थी, और शायद ही किसी ने उसे हंसते हुए, चिल्लाते हुए सुना होगा। हाँ, कभी वो हल्का सा स्माइल दे देती थी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो हंसती थी। ये तो कोई नहीं जानता कि भला वो उसी सीट पे बार बार क्यों बैठती थी। हो सकता है यहाँ पे ऑथर जो हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि वांडा वहाँ पे क्यों बैठती थी। तो वो कह रहे हो सकता है कि वो वहाँ पे इसलिए बैठती थी क्योंकि वो बॉगन साइड से आती थी और उसके पैर में काफ़ी धूल, सूखी मिट्टी लग जाती होगी, इसलिए हो सकता है वो वहाँ बैठती थी। पर ऐसा किसी ने देखा नहीं, क्योंकि वो चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ जाती थी और कोई इस पर उतना ध्यान नहीं देता था। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, ध्यान देते थे, पर उस वक्त जब स्कूल नहीं होता था, यानी कि स्कूल से निकलने के बाद और स्कूल से आने से पहले, लोग उसके बारे में सुबह सुबह आते वक्त लोग उसके बारे में अजीब अजीब बातें सोचते थे और उसका हंसी मजाक उड़ाते थे। पर हाँ, बस उसी टाइम तक वांडा को नोटिस किया जाता था, उसके बाद नहीं, स्कूल आवर में बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी लोग, वो जो बच्चे थे, कभी कभी वो स्टूडेंट्स वेट करते थे वांडा का, ताकि वे उनका मजाक उड़ा सके, वांडा का मजाक उड़ा सके। नेक्स्ट दिन यानी कि ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल बिल्कुल भी नहीं आती है, और ट्यूसडे को भी कोई भी नोटिस ये नहीं कर पाता है कि वांडा आज स्कूल नहीं आई है। पर उसके अगला दिन यानी कि वेडनेसडे को
पेगी और मैंडी जो कि अच्छे बच्चे के कैटेगरी में थे, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाते थे और दूसरों बच्चों से अलग बैठते थे। वो दोनों नोटिस करती है कि आज वांडा स्कूल नहीं आई है। पेगी जो थी स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी, जिसके पास बहुत सारे प्रिटी सुंदर ड्रेस थे और कर्ली हेयर थी। मैडी जो थी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड, मतलब पेगी और मैडी बहुत अच्छे दोस्त थे। आखिर वो रीज़न क्या था जिसके वजह से पेगी और मैडी वांडा को नोटिस की कि वो आज स्कूल नहीं आई है? एक्चुअली वो दोनों वांडा के लिए वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, जिसके कारण वो लोग स्कूल के लिए लेट हो गए थे। वो लोग वांडा के लिए इसलिए वेट कर रहे थे ताकि वो वांडा का मजाक बना सके, उसका मजाक बना सके और फन कर सके, मज़ा कर सके। वांडा पेट्रोन्स्की ऐसा नाम कोई भी दूसरे बच्चों का उस स्कूल में बिल्कुल भी नहीं था। दूसरे बच्चों का बहुत ही सिंपल और इजी नेम था, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलेन, इस तरह का बहुत ही इजी नेम। हाँ, एक दो बच्चे के नाम थे पर उसके जैसा नहीं। जैसे वो एक दो बच्चे का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाउंस और विली, उनका भी थोड़ा अजीब नाम था पर बिल्कुल भी वांडा जैसा अजीब नहीं था। वांडा स्कूल अकेले आती थी और घर भी अकेले चली जाती थी। वांडा हर वक्त एक ही ड्रेस पहनती थी, वो था फेडेड ब्लू ड्रेस। हाँ, वो क्लीन तो रहता था पर बिल्कुल भी आयरन अच्छी तरह से किया हुआ नहीं रहता था। और वांडा का एक भी दोस्त नहीं था, कोई भी दोस्त नहीं था, कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती थी। हाँ, पर कभी कभी कुछ लड़कियाँ उसे घेर के खड़ी हो जाती थी जब वो लोग हॉपस्कॉच, एक गेम है जो कि वो लोग हार्ड ग्राउंड में खेला करते थे, तभी पेगी हमेशा वांडा को एकदम प्यार से आवाज़ देते हुए कहती है, अपने फ्रेंड को पास बुला के ताली देते हुए, अपने फ्रेंड को ताली देते हुए वांडा से पूछती है कि बताओ कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस होंगे। और वांडा हमेशा एक ही रिप्लाई करती थी, वो कि 100 ड्रेसेस। मतलब वांडा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेस है। जैसे ही वांडा 100 ड्रेसेस बोलती है तो वहाँ पे प्रेजेंट सभी लिटिल गर्ल, सभी छोटी लड़कियाँ एक जगह पे खड़ी हो जाती है और वो लोग जो गेम खेल रहे होते हैं उसे रोक देती है। पर वांडा भी ये 100 ड्रेसेस बोल के चुप हो जाती है। फिर पेगी तुरंत पूछती है, मुझे लगता है कि वो सारे कपड़े सिल्क के होंगे। तो वांडा रिप्लाई करती है, ये वो सारे कपड़े सिल्क के हैं और वो भी हर कलर में, वेलवेट कलर का भी है। पेगी फिर से कहती है 100 ड्रेसेस। तो वांडा रिप्लाई करती है, हाँ 100 ड्रेसेस। वांडा ये भी कहती है कि वे सभी एक लाइन में क्लोजेट में लगे हुए हैं, मतलब एक लाइन में लगे हुए हैं, एकदम हैंगर के पोजीशन में, कि सारे एक जैसे, मतलब आगे की तरफ फेस करते हुए सारे ड्रेस एक लाइन में लगे हुए हैं। और तब जाके वांडा को वे सभी बच्चे छोड़ते थे। ये सब होने के बाद वांडा को वहाँ से जाने मिलता था, वरना वांडा को जाने नहीं देते थे वो लोग। और फिर वांडा के जाने के बाद सभी उस पर जोर जोर से हंसते थे। क्यों हंसते थे? क्योंकि वांडा बार बार एक ही ब्लू ड्रेस पहन के आती थी, वो भी फेडेड, और वो दावा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और कहते थे व्हाट अ स्टोरी, क्या स्टोरी बनाती है। और फिर जब भी वो वांडा से पूछते थे कि भला तुम्हारे पास कितने जूते हैं, तो वांडा रिप्लाई करती थी 60 पेयर्स ऑफ शूज़, मतलब मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। और इवन वो सब भी एकदम क्लोजेट में लाइन से लगे हुए हैं। तभी वे सभी पूछते थे क्या सभी एक जैसे हैं, तो वांडा कहती थी ओ नो, सभी एक जैसे नहीं हैं, सभी डिफरेंट है, इवन इनके डिफरेंट कलर के हैं और सभी लाइन से लगे हुए हैं। जिसने ये गेम बनाया था, आपको समझ में आ रहा है ये गेम क्या है? ये गेम जिसमें सभी लड़कियां वांडा को सराउंड करके खड़े हो जाते थे और उससे सवाल पूछते थे। पहला सवाल तो ये पूछते थे कि तुम्हारे पास कितना ड्रेस है, दूसरा सवाल ये पूछते थे तुम्हारे पास कितना शूज़ है, और जब वांडा जवाब देती थी तो उसे जाने दिया जाता था। तो ये जो गेम था, ये पूरा जो गेम था, ये पेगी ने बनाया था और इस गेम का नाम भी दिया हुआ है जो कि हॉपस्कॉच है। इस गेम का नाम हॉपस्कॉच है। तो यही गेम पेगी जो बनाई थी, ये गेम वांडा के साथ खेला जाता था। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। ये गेम पूरा होने के बाद वांडा भी स्ट्रीट की ओर चलती थी, अपने बॉडी को, अपने शोल्डर को हीच करते हुए, यानी कि लचकाते हुए। इस तरह से वो लड़की जो थी अकेले घर जाती थी। वांडा उदास, एकदम आई को डल किए हुए, अपने माउथ को सट किए हुए घर जाती थी। पेगी वैसे तो क्रूएल नहीं थी। पेगी छोटे बच्चों को बदमाश बच्चों से बचाती थी और वो रोने लगती थी, बहुत रोती थी जब वो देखती थी कोई एनिमल के साथ कुछ बुरा हो रहा है। और अगर कोई पेगी से बोले कि तुम वांडा के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो, इतना क्रूएल क्यों बनती हो, तो पेगी हमेशा रिप्लाई देती, क्रूएल, अगर मैं क्रूएल बिहेव करती हूँ तो बार बार वो ऐसा क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, वो इतना बड़ा स्टोरी क्यों एनिमेट करती है।
कोई उसे क्यों नहीं कहता कि वो इतना झूठ क्यों बोलती है और वो इतना ऑर्डिनरी पर्सन है तो उसका नेम ऐसा क्यों है, भला उसका नेम इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है जबकि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। वैसे भी हमने उसे कभी नहीं रुलाया है। डी को भी कई बार ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ये वे ऑफ आस्किंग वांडा से कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, पर उसकी जो दोस्त थी पेगी वो ऐसा गेम अगर नहीं बनाती तो मैडी बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती वांडा को, क्योंकि मैडी खुद भी एक पुअर लड़की थी। हाँ, पर मैडी के पास कुछ ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर था, क्योंकि उसके पास कुछ और वे था कि वो बहाना बना दे, कुछ और बोल दे, ना कि वो ये बोले कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। हाँ, मैडी उतना भी पुअर नहीं थी जितना कि वांडा थी, पर फिर भी वो पुअर तो थी ना। मैडी सोचती थी कि पेगी क्यों नहीं वांडा को टीज करना छोड़ देती, क्योंकि मैडी को खुद ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब जो आगे स्टोरी में पढ़ने वाले हैं हम वहाँ उस पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं जब वो लोग दोनों स्कूल में पहुँचने से लेट हो जाती है। ठीक है, मैंने बताया था ना कुछ देर पहले, वो लोग स्कूल पहुँचने से लेट हो जाती है क्योंकि वो लोग वांडा का वेट कर रही रहती है और वांडा एब्सेंट रहती है। तो अभी उस पॉइंट में पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ से मैडी खुश हो रही रहती है कि आज वांडा नहीं मिली, अगर वांडा मिलती तो पेगी उसका मजाक उड़ाती और मजाक बनाती और हमेशा बार बार पूछती कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं। मैडी के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, मल्टीपल्स ऑफ थिंग अरिथमेटिकली। तो वो ये सोच रही थी कि 8 × 8 कितना होता है, पर अदर वे में वो अदर ब्रेन लगा के ये भी सोच रही होती है कि क्यों ना पेगी को एक लेटर लिखा जाए। और वो लेटर लिखना शुरू करती है, पर जैसे ही वो लेटर लिखना शुरू करती है वो अचानक से थम सी जाती है, रुक सी जाती है। मैडी एक्चुअली में ये लिखने वाली होती है पेगी को कि वांडा को डिस्टर्ब करना बंद करो और ये बोलना बंद करो कि तुम्हारे पास कितना ड्रेसेस है। मैडी इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसे लगता है कि पेगी और उसके दूसरे दोस्त अगर वांडा की जगह उसे नया ऑब्जेक्ट बना ले डिस्टर्ब करने का तो क्या होगा, इसलिए वो नोट लिखना रुक जाती है। और तब क्या होगा जब पेगी की दोस्त और पेगी आके मुझसे ये पूछे कि ये ड्रेस जो तुमने पहना है ये ड्रेस किसकी है, तो मजबूरन मुझे ऐसा कहना पड़े कि ये ड्रेस किसी और की नहीं बल्कि पेगी की ही है। और कई समय पहले पेगी की पुरानी ड्रेस मुझे मिली थी और मेरी मॉम ने इस ड्रेस को मॉडिफाई कर दिया है, मतलब काफ़ी चेंजेस किया गया है इस ड्रेस में ताकि कोई भी इस ड्रेस को पहचान ना सके। और मैडी तुरंत वो नोट को पूरा फाड़ देती है जो वो लिखने वाली होती है, और शायद उसने कुछ लिखा होता है इसलिए वो नोट को पूरा फाड़ देती है। वैसे तो पेगी और मैडी काफ़ी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मैडी सोचती है कि पेगी का लोगों के सामने इम्प्रेशन भी अच्छा है और वो कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी जिससे किसी को कोई तकलीफ़ हो। और वही दूसरी तरफ अगर वांडा को देखा जाए तो वो काफ़ी शांत रहने वाली लड़की थी, किसी से बात नहीं करती थी, और अगर बात करती भी थी तो बस उन 100 ड्रेसेस के बारे में। ये सब सोचते सोचते मैडी अपना सोच का ट्रैक चेंज करती है और ये सोचने लगती है कि भला कुछ दिन बाद आने वाले ड्राइंग और कलर कॉन्टेस्ट में कौन जीतेगा। लड़कियों के लिए ये कॉन्टेस्ट ड्रेस के डिज़ाइंस के बारे में था और वहीं लड़कों के लिए ये कॉन्टेस्ट डिज़ाइनिंग ऑफ मोटरबोट से रिलेटेड था। पेगी वो सोचती है कि ऑफ कोर्स मुझे लगता है पेगी ही ये कंपटीशन जीतेगी, क्योंकि पेगी ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी आर्टिस्ट थी जिसे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था और काफ़ी अच्छा ड्राइंग कर लेती थी। और मैडी को लगता है कि पेगी ये कॉन्टेस्ट जीतेगी, गोल्ड मेडल मिलेगा और पेगी का नाम न्यूज़पेपर मैगजीन्स में भी आएगा। और कल वो दिन था जिस दिन टीचर्स विनर का नाम लेने वाले थे। मैडी को पूरा यकीन था कि ये जो कंपटीशन है ये पेगी ही जीतेगी। और अगला दिन थोड़ा सा बारिश हो रहा था, हल्की बारिश हो रही थी और मैडी और पेगी स्कूल के लिए जल्दी से स्कूल की तरफ अम्ब्रेला के नीचे स्कूल जा रहे थे। किसी ने भी उस दिन भी वांडा को नोटिस नहीं किया। पेगी फिर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि आज मिस मैसोन मेरा नाम स्टेज में लेगी? तो मैडी कहती है, ऑफ कोर्स वो नाम लेगी और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा होगा। तो पेगी कहती है, होप सो। वे दोनों जैसे ही क्लास घुसे उन्हें देखा कि चारों तरफ शॉर्ट एंड ग्रेज्ड है, यानी कि चारों तरफ ड्राइंग, रूम के चारों तरफ ड्राइंग चिपकाए हुए थे। और ये ड्राइंग ऑफ कोर्स अप्रॉक्स 100 ड्राइंग्स थी जो कि चारों तरफ चिपकाई हुई थी। उन्हें लगता है कि शायद ये सब ड्राइंग्स जो हैं ये सब कॉन्टेस्ट के लिए हैं। सभी लोग ड्राइंग को देख के तारीफ कर रहे थे, सीटी बजा रहे थे। और तभी मिस मैसोन एंट्री मारती है, अंदर जाती है, क्लासरूम के अंदर आती है और कहती है, विनर का नाम अनाउंस करती है। मिस मैसोन कहती है कि लड़कों की तरफ से जैक बेगल्स ने प्राइज़ जीता है जिसकी स्केच दूसरे वाले रूम में लगी हुई है।
यानी कि रूम नंबर 12 में लगी हुई है। और फिर मिस मैसोन कहती है लड़कियों की तरफ से मुझे एक या दो से ज़्यादा स्केचेस नहीं मिली थी। सभी लड़कियों ने एक या दो ही स्केचेस जमा किए थे, पर एक लड़की है जिसने एक्चुअली 100 डिज़ाइंस ऑफ डिफरेंट ड्रेसेस ड्रॉ किया है और इवन शूज़ भी 60 पेयर्स ऑफ शूज़ भी ड्रॉ किया है, और वही विनर है। और फिर मिस मैसोन उस लड़की का नाम लेती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि होती है वांडा पेट्रोन्स की। पर अनफॉर्चुनेटली वांडा उस दिन एब्सेंट रहती है और कोई भी, और मिस मैसन कहती है ये हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर में सभी के सभी डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं, और जजेस का ये मानना है कि इन्हीं सब ड्रेसेस को जिसने पेंट किया है उसे ही अवार्ड मिलेगा। फिर मिस मैसोन कहती है कि अनफॉर्चुनेटली वांडा तो कई दिनों से एब्सेंट है, वो प्राइज़ तो रिसीव नहीं कर सकती, पर शायद वो कल स्कूल आ जाए और कल ही उसे प्राइज़ दे दिया जाए। सभी लोग तालियां बजाने लगे, लड़के सीटी मारने लगे, जबकि उन्हें ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैडी फुसफुसाती है पेगी के कान में और कहती है वो देखो ब्लू वाली ड्रेस, क्या वो सुंदर नहीं है? तो पेगी कहती है हाँ यार वो तो काफ़ी सुंदर है, और वो देखो ग्रीन वाली को, कितनी सुंदर है, काश मैं भी इतनी अच्छी ड्राइंग कर पाती। इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे यार अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सैड एंडिंग है या हैप्पी एंडिंग। वांडा को हमें दिखाया भी नहीं गया, और वो कई दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी ये भी नहीं बताया गया, और इवन पेगी और पेगी को मेडल भी नहीं मिला। मुझे तो ये सैड एंडिंग टाइप लग रही है। हो सकता है अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है द 100 उसमें कुछ इसके आगे इंटरेस्टिंग जानने को मिले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन बिल्कुल मत भूलिएगा दबाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही झक्कास तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो कमेंट भी ज़रूर कर देना। चलता हूँ, बाय बाय।